तंत्र मंत्र का खेल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। एक बार फिर मैं आपके सामने लाई हूं 10 की दस्तक। देखते रहिए MNS न्यूज़ नेटवर्क। तंत्र मंत्र का खेल। बाबा के जाल से निकल पाए सुजाता और शैलेश। ये क्या है शैलेश, तुम्हें मना किया था ना कि अगली बार लेट होने पर क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। प्रोफेसर महेंद्र सिंह गुस्से से चीख उठे। सॉरी सर, आज आखिरी दिन था मजार में हाजिरी लगाने का। आज 40 दिन पूरे हो गए हैं। कल से मैं समय से पहले ही हाजिरी दर्ज करा लूँगा। ये क्या मजार का चक्कर लगाते रहते हो। इतना पढ़ने लिखने के बाद भी अंधविश्वासी बातें को प्रोफेसर ने व्यक्त किया। जी हाँ सर, ऐसा ना कहिए, एक छात्र बोल उठा। सर, आपको रेलवे स्टेशन पर बनी मजार की ताकत का अंदाजा नहीं है। दूसरे छात्र ने हाँ में हाँ मिलाई। सर, आपने देखा नहीं, मजार 2 प्लेटफॉर्म्स के बीच बनी है। तीसरे, चौथे, 5वें प्लेटफॉर्म जगह छोड़कर बनाए गए हैं। एक कोने से आज आवाज आई, सर, अंग्रेजों के जमाने से ही इस मजार का बहुत नाम है। 40 दिनों के नियम से हाजिरी लगाने पर हर मनोकामना पूरी हो जाती है। किसी छात्र ने ज्ञान बघारा। जी हाँ, आज भौतिक की क्लास में मजार का पूरा इतिहास, भूगोल ही चर्चा का विषय बन रहा। प्रोफेसर भी इस वार्तालाप को सुनते रहे। महेंद्र सिंह का पूरा छात्र जीवन व नौकरी के शुरू के वर्ष भोपाल में बीते हैं। पिछले वर्ष उन्हें इस छोटे से जेल से प्रोफेसर का ऑफर आया तो वह अपनी पत्नी के लेकर इस कस्बे नुमा जिले परसिया में चले आए। जी हाँ, जहाँ सुविधा व स्वास्थ्य के मूलभूत साधन में उपलब्ध नहीं है। इस कस्बे को जिले में बदलने के 5 वर्ष ही हुए हैं, इसलिए विकास के नाम पर तहसील, जिला अस्पताल व सड़कों को विस्तार कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। सरकारी अस्पताल में जरूरी उपकरण और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। बेहतरीन तरीके से बने मकानों के बीच में कहीं कहीं सड़कें बन गई तो सीवर और नाली का अभी कोई पता नहीं। जी हाँ, आसपास के गांव के समर्थ लोग इन शहर में मकान बनाकर रहने लगे हैं, पर मानसिकता और आचरण से वे अभी भी गवई विचारधारा से जुड़े हैं। जी हाँ, केवल 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में इस कस्बेनुमा शहर की हद सिमट कर रह गई है। इस दायरे से बाहर नदी है, जंगल है और शुद्ध प्रकृति हवा के संग हरे भरे खेल खलिहान के नज़ारे। जो भी बैक तहसील व दूसरे विभागों में ट्रांसफर होकर दूर दराज से यहाँ आते हैं, वे अच्छे बाजार, संचार साधनों की असुविधा, यातायात के साधनों की कमी से उक्त कर जल्द ही इस जगह से भाग जाना चाहते हैं। नए खुले ITI में महेंद्र सिंह को उनके अनुभव के आधार पर प्रोफेसर के पद का ऑफर मिला तो वे मना ना कर सके और भोपाल के अपने संयुक्त परिवार को छोड़कर अपनी पत्नी को साथ लिया चले आए। जी हाँ, पत्नी सुजाता बेहद अधीनुक व उच्च शिक्षित है, इसलिए कभी कभार वो भी कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी बन क्लास लेने आती है। जी हाँ, सुजाता जब भी कॉलेज में आती है छात्रों की बांछें खिल जाती है। वैसे तो ये कोई इंस्टीट्यूट है, किंतु लड़कियों की संख्या उंगलियों में गिना जा सकती है। लड़कियां साधारण ढंग से तैयार होकर कॉलेज आती है। फैशन से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। बस बालों की खजूरी चोटी या पफ उठा बाल बनाकर भर लेने से उनका शौक पूरा हो जाता है। नीले कुर्ते और सफ़ेद सलवार दुपट्टा डाले 18 से 20 वर्षीय सहपाठियों के साथ 35 वर्षीय सुजाता भारी पड़ती। जी हाँ, नबी दिखने वाली साड़ी, खुले और करीने से कटे बाल, गहरी लिपस्टिक से सजे होठ और आंखों में गहरा काजल सजाए वो जब भी क्लास लेने आती, लड़कों में मैम को प्रभावित करने की होड़ मच जाती। वे उसे फिल्म हीरोइन से कम ना समझते। महेंद्र सिंह अपने साथी शिक्षकों के बीच गर्व से गर्दन आकड़ा कर घूमने मानो चुनौती से देते हाँ कि मेरी बीबी से बढ़कर तुम्हारी बीवियाँ है क्या। सभी शिक्षक पीठ पीछे सुजाता और महेंद्र का मजाक बनाते, मगर उनके सामने उनकी जोड़ी की तारीफ के में कसी देर करते। जी हाँ, उस दिन महेंद्र जब घर लौटे तो चाय पीते हुए दिन भर की चर्चा में मजार का जिक्र करना ना भूले। यह सुनते ही निशांतान
सुजाता की आंखें एक आग से चमक उठी कि हो सकता है कि इसलिए होता ही उस समय उसे यहाँ परसिया खींच लाया। जी हाँ, सुजाता जितनी वेशभूषा से आधुनिक थी उतनी ही धार्मिक थी। आए दिन घर में महिलाओं को बुलाकर धार्मिक कार्यक्रम करवाया उसकी दिनचर्या ने शामिल थी। इस वजह से वो अपने मोहल्ले वालों में काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी। जी आसपास के मकानों में ज़्यादातर नज़दीकी गांव से आकर बसने वाले परिवार थे। वे 2-4 सालों के भीतर ही परसिया में अपने छोटे बच्चों के पढ़ाने के लिए घर बनाकर रहने आ गए थे। उनमें से कुछ पंडित, कुछ पटेल तो एक कठोर परिवार थे। जी हाँ, कुछ परिवार की महिला अंगूठा छाप है तो कुछ 10वीं-12वीं तक पढ़ी है, किंतु इसके बाद विवाह हो जाने के कारण वे आगे ना पढ़ सकी। अभी तक यहाँ 16-17 वर्ष में शादी और 20-21 वर्ष में गौना कर देने का चलन रहा। ऐसे परिवारों के बीच सुजाता को कार्यक्रम करवाने के लिए इन महिलाओं से बढ़कर कौन मिलता। ये जो गांव में दिन भर किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहती है, यहाँ परसिया में घर से बाहर कुर्सियां डाले दिन भर गाउन पहनकर बतियाती रहती है। गाउन पहन उनके लिए आधुनिक कला की निशानी है। बस इतना ही फैशन करना आता है इनको। सुजाता का शुरू में तो यह बिल्कुल मन नहीं लगता था, मगर धीरे धीरे उसने अपने आप को साथी महिलाओं के साथ सामूहिक कार्यक्रम में व्यस्त कर लिया। उसे रहकर भोपाल याद आता, वही चमचमाती सड़कों की लॉन्ग ड्राइव, किट्टी पार्टी, बड़े ताल का नज़ारा, क्लब और अपनी आधुनिक सखियों का साथ। शादी के 10 वर्ष बाद शारीरिक जांचों के परिणामों से उसे मालूम हो गया था कि वो कभी मां नहीं बन सकती। वो अपने खाली समय को किसी न किसी तरह व्यस्त रखती थी ताकि खाली दिमाग में कोई खुराफात ना पैदा हो जाए। जहां भोपाल में वो किटी क्लब और सोशल वर्क में बिजी थी, वही एक माहौल में वो पूरी तरह रम गई थी। जहाँ मगर नियम से वो यहाँ के इकलौते ब्यूटी पार्लर में जाना ना भूलती थी। यहाँ की ब्यूटिशियन से ज़्यादा तो उसे ब्यूटी नॉलेज थी, इसलिए उसे भी वो हर तरह के ब्यूटी टिप्स देती रहती थी। ब्यूटिशियन रमा जबलपुर में अपनी मौसी के घर रहकर 6 महीने का कोर्स करके परसिया से अपना पार्लर खोल कर बैठ गई थी। यहाँ यूथ थ्रेडिंग और फेशियल खूब करवाती थी। उसका पार्लर चल निकला, परंतु सुजाता के आने के बाद रमा को मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कटिंग के नए तरीके जानने को मिले। वो सुजाता को देखते ही खिल उठती थी और सोचती थी कितनी उच्च शिक्षित है, मगर स्वभाव इतना ही सरल है। इधर सुजाता का मन मजार के चक्कर लगाने को मन चले लगा। वो सोचते सारे वैज्ञानिक तरीके अपना कर देख ही ली, कोई परिणाम नहीं मिला। अब इस मजार के चक्कर लगा कर भी देख लेती हूँ। जब इस विषय में महेंद्र की राय लेनी चाहिए तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। शायद उन्हें भी सुजाता की आंखों में आशा की चमक को देख लिया था। महेंद्र से कोई भी जवाब ना पाकर सुजाता सोच में पड़ गई। उसने अपने पड़ोसियों से इस विषय से बात करने का मन बना लिया। दूसरे दिन हमेशा की तरह दोपहर में जब सारी महिलाएं अपने चबूतरे पर या प्लास्टिक की कुर्सियां डालकर गप्पों में मशगूल हो गई, सुजाता में मज़ार का जिक्र छेड़ दिया। फिर क्या था, सभी के पास तर्क निकल आए कि मज़ार इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। सभी स्वर्ण और पिछड़े वर्ग के परिवारों की महिलाओं में वैसे ही पूजा पाठ के नियमों में बहुत अंतर था, मगर मज़ार के विषय में ये सभी एकमात्र थी। जी हाँ, लगे हाथ महिलाओं ने सुजाता की दुखती रग पर हाथ रखते हुए उसे भी संतान की बनो मांगते हुए के लिए 40 दिन की मज़ार का फेरा लगाने का सुझाव दिया। कुछ का तो कहना था कि 40 दिन में पूरे होने से पहले ही उम्र की गोद हरी हो जाएगी। जी हाँ, जितने मुंह उतनी बातें सुनकर सुजाता ने तय कर लिया कि वो कल सुबह ही मज़ार जानेगी। महेंद्र उसके इस फैसले से खुश तो नहीं था, किंतु उसने उसे उसके विश्वास के साथ फैसला लेने को स्वतंत्र कर दिया। मज़ार का रास्ता रेलवे स्टेशन के ओवरब्रिज से गुजरकर 2 प्लेटफॉर्म के बाद है। छोटा सा स्टेशन होने के कारण बहुत ही कम यात्री गाड़ी के फेरे लगते हैं। दिन भर पास के अंचल से कोयला खदानों को कोयला लाद कर गुजरने वाली मालगाड़ियों का ही तांता लगा रहता है, जो ज़्यादातर तीसरे प्लेटफॉर्म से गुजरती है। दूसरे और तीसरे प्लेटफॉर्म के बीच में ही मज़ार है, जिस चारों तरफ से घेर कर ओवरब्रिज की सीढ़ियां से जोड़ दिया गया है, जिससे लोगों की मज़ार में आवाजाही
से रेलवे स्टेशन के सुरक्षा प्रबंधन पर कोई असर नहीं पड़ता। लोगों को आना जाना एक और से लगा ही रहता है। जब से ये जगह जिले में परिवर्तित हुई है तब से भीड़ बढ़ने लगी और एक बाबा की मौजूदगी में वो हफ्ते में 3 दिन मजार में, शेष 4 दिन स्टेशन के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ मिलता। कोई कहता कि बाबा मुस्लिम है तो कोई उसके हिंदू होने का दावा करता, मगर बाबा से जाति पूछने की हिम्मत किसी में नहीं थी। बाबा से लोग अपनी परेशानियां जरूर बताते जिन्हें वो अपने तरीके से हल करने का उपाय बताता। बाबा बड़ा होशियार था। वो शाकाहारियों को नारियल तोड़ने से तो मांसाहारियों को काला मुर्गा काटकर चढ़ाने का उपाय बताता था। लोगों के बुलावे पर उनके घर जाकर भी झाड़ फूंक करता। जो लोग उसके उपाय करवाने के बाद मनमांगी मुराद पा जाते वे खुश हो उसके मुरीद हो जाते, लेकिन जो लोग सारे उपाय अपनाकर भी खाली हाथ रह जाते वे अपने को ही दोषी मानकर चुप रहते। इसलिए बाबा का धंधा अच्छा चल निकला। सुजाता सुबह के समय जब घर से निकली उस समय जाड़े के मौसम के कारण कोहरा छाया हुआ था। वह तेज कदमों से स्टेशन की ओर निकल गई। उसके घर और स्टेशन के बीच 1 किलोमीटर का ही फासला था। जी हाँ, अभी मजार में अगरबत्ती सुलगा कर पलटी ही थी कि बाबा से सामना हो गया। उसने प्रणाम करने को झुकना चाहा पर उसकी मंशा भांपकर बाबा 2 कदम पीछे हट गया। मेरे नहीं, इसके पैर पकड़ो, वो जो इसमें समाया है। इसमें उंगली से मजार की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिस मंशा से यहाँ आई हो वो जरूर पूरी होगी, बस अपने मन को कोई शंका न रखना। सुजाता गदगद हो गई। आज सुबह इतनी सुहावनी होगी उसने सोचा ना था। उसे पड़ोसियों ने बताया था कि यदि मजार वाले बाबा का आशीर्वाद भी मिल जाए तो फिर तुम्हारी मनोकामना पूरी हो समझो। खुशमन से सुजाता ने जब घर में प्रवेश किया तो उसका पति चाय की चुस्की के साथ अखबार पढ़ने में तल्लीन था। जी हाँ, सुजाता गुनगुनाते हुए घर के कार्यों में व्यस्त हो गई। महेंद्र सब समझ गया कि वो मजार का चक्कर लगा कर आई है, मगर कुछ ना बोला। वो सोचने लगा कि कितने सरल स्वभाव है कि उसकी पत्नी सबकी बातों में तुरंत आ जाती है। अब अगर मैं वहाँ जाने से रोकूंगा तो रुक तो जाएगी, मगर उम्र भर मुझे ही दोषी समझेगी। मैं ना उम्र उसके मन के अनुसार कार्य ना करे, उसे संतान पाने की आखिरी अवसर से भी वंचित कर दिया। आज जाकर आई है तो कितनी खुश लग रही है, वरना कितनी बुझी बुझी सी रहती है। चलो कोई नहीं, 40 दिनों की ही तो बात है, फिर खुद ही शांत होकर बैठ जाएगी। मेरे टोकने से इसे दुख पहुंचेगा। लेकिन क्या? शैलेश रमा की उत्सुकता चरम पर थी। लेकिन जब मैंने महेंद्र सर से कहा तो वे गुस्से से लाल पीले होकर कहने लगे, ये सारी बातें बकवास है, ये फेरे लगाने से कुछ नहीं होता। बल्कि अब तो सुजाता घरेलू कार्य में भी रुचि नहीं रहती। बीमारों की तरह पूरे दिन वह लेटी रहती है। चलो मैं भी वहाँ का नज़ारा देख कर आता हूँ। उस दिन बाबा स्टेशन से पहले पीपल के पेड़ के नीचे बैठे आसपास से आए आदिवासियों का घेर कर बैठे थे। उस दिन मजार का मेला भी था, जो मजार पर ना लग कर बाहर पास के मैदान में लगता है। उस दिन की भीड़ को देखते हुए किसी को भी स्टेशन की सुरक्षा के लिहाज में मजार तक जाने की नहीं दिया जाता। इसलिए जो भी भक्त चादर, अगरबत्ती, धूप जो भी चढ़ाने चाहे वो बाबा को सौंप देता है। इसलिए बाबा के चारों तरफ भीड़ जुटी थी, जिसमें गरीब आदिवासी महिलाएं, उनकी बेटियां बहुत श्रद्धा के साथ हाथ जोड़ लाइन से आगे बढ़ती जा रही थी। सर उन सबको बड़े ध्यान से देख रहे थे। थोड़ी देर में जब बाबा की नज़र मेरे साथ जुड़े सर पर पड़ी तो वे समझ गए कि ये सुजाता मैम के पति होंगे। जी हाँ, उन्होंने उन्हें दूसरे दिन आकर बात करने को कहा। सर मेरे साथ वापस आ गए। तब तक तो मैंने भी नहीं जाना था कि मैं खुद बाबा के हाथों का मोहरा बनकर रह गया हूँ। ये एक तरफा सुजाता मैम को बच्चे के ख्वाब दिखाकर बरगला रहा था, दूसरी तरफ प्रोफेसर को दूसरी शादी के सब्जबाज दिखाने लगा। जी हाँ, इन दोनों को अपनी बातों को विश्वास दिलाने को बाबा जब न तब मुझे और मेरे दोस्तों को बुलाकर हमारी मनोकामनाओं के पूरी होने की उदाहरण देता। हम भी उसकी बात में हाँ मिलाते, क्योंकि हमें बाबा की ताकत पर भरोसा भी था और डर भी।
ऐसे ही खबरें फिर लेकर आओगी। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क पर। नमस्कार।